Hello everyone, welcome back to ASR classes. This is Rajan Kumar, your social science faculty. प्रीवियस क्लास में हम लोग एंड ऑफ बाइपोलरिटी चैप्टर खत्म कर चुके हैं। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, जो कि है कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर्स, है ना। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो क्या होता है, हम बात कर रहे हैं कि बाइपोलरिटी की या बाइपोलर वर्ल्ड। किसकी बात कर रहे हैं? बाइपोलर वर्ल्ड। जब हम बाइपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि दो ऐसे पोल थे जिसमें पूरी दुनिया क्या थी? डिवाइड थी, है ना। ठीक है। एक पोल जो था वो यूएसए का था और दूसरा पोल था वो किसका था? यूएसएसआर का था। ठीक है। अब इसने अपना एक जो है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ था जिसको नाटो बोलते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें जो है जितने भी सपोर्टर्स थे यूएसए के वो सभी क्या थे? नाटो के मेंबर थे। दूसरा क्या था? इधर देखो, वार्सा पैक्ट, है ना। वार्सा पैक्ट 1955 और ये था 1949। ठीक है। तो दोनों ही क्या कर रहे थे? जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, ठीक है, उनको अपने अपने ग्रुप में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। जितनी भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी आफ्टर दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना, उनको अपने अपने ग्रुप में शामिल करने। अब इस प्रकार से देखें तो पूरी दुनिया क्या थी? दो पार्ट में डिवाइड थी। तो जब ये दुनिया दो पार्ट में डिवाइड थी तो ये क्या था? बाइपोलर वर्ल्ड था, है कि नहीं? बाइपोलर वर्ल्ड था। लेकिन जब 1991 में यूएसएसआर क्या हो गया? डिसइंटीग्रेट हो गया। ठीक है, यूएसएसआर क्या हो गया? जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, जब ये वाला पार्ट जो है ये पूरी तरह से खत्म हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, डिवाइड हो गया 15 कंट्रीज में, है ना। 15 कंट्रीज में क्या हो गया? ये डिवाइड हो गया, टूट गया। तो उसके बाद क्या हो गया? केवल एक ही सुपर पावर बच गई, है ना। पूरे वर्ल्ड में क्या हो गई? एक सिंगल सुपर पावर रह गई, सिंगल सुपर पावर रह गई। तो अब जो दुनिया कभी बाइपोलर थी, अब वो क्या हो गई? यूनिपोलर हो गई। दुनिया क्या हो गई? यूनिपोलर में बदल गई। ठीक है। अब यूनिपोलर हुई तो अब क्या हो गया? देखो, सारे की सारे जितनी वर्ल्ड की जो पावर्स थी उसका केंद्र बन गया कौन? यूएसए। जब ये केंद्र बना तो इसने क्या कर लिया? अपनी हेजेमनी स्टेब्लिश कर ली। ठीक है, इसने क्या कर दिया? हेजेमनी स्टेब्लिश कर दी, है ना। ठीक है। अब जब इसने हेजेमनी स्टेब्लिश की तो अब एक सवाल उठता है। ठीक है, क्या सवाल उठता है? कैन एनी कंट्री लिमिट द यूएसए पावर? क्या ऐसी कोई कंट्री है जो यूएसए के पावर को लिमिट कर सकती है? अच्छा देखो, आप देखोगे ना, जब ये हेजेमनी वाली बात कर रहे हैं हम लोग, एक्चुअल में देखो क्या था तुम लोगों की बुक में जो है, फर्स्ट चैप्टर था कोल्ड वॉर एरा, सेकंड था एंड ऑफ बायोपोलरिटी, थर्ड जो चैप्टर था वो था यूएस हेजेमनी। ठीक है, यही वाला चैप्टर था। जब हम इस वाले चैप्टर को अगर ये होता हमारी बुक में हम लोग पढ़ते तो आपको याद होगा गल्फ वॉर, है ना, फर्स्ट गल्फ वॉर। ये जो फर्स्ट गल्फ वॉर है, इस फर्स्ट गल्फ वॉर में जो अमेरिका का जो बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है, कहा जाता है कि ऐसा कि जो फर्स्ट गल्फ वॉर हुआ था बेसिकली वो अमेरिका अपनी पावर को दिखाना चाह रहा था, अपनी पावर को शो करना चाह रहा था। उसी पावर के दिखावे का ही परिणाम था फर्स्ट गल्फ वॉर। आपको याद होगा सद्दाम हुसैन, है ना, डेजर्ट स्टॉर्म, बैटल ऑफ ऑल बैटल, है ना, ये सारे जो है इसी वॉर के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो चलो आगे देखो। कैन एनी कंट्री लिमिट द यूएसए पावर? ठीक है, क्या कोई ऐसी कंट्री है जो यूएसए की पावर को लिमिट कर सकती है? तो आंसर निकल के आया यस। ठीक है, यस क्यों था? क्योंकि अगर हम देखें तो वर्ल्ड में तीन ऐसे मतलब कंट्री या कंट्री ऑफ ग्रुप्स, ठीक है, इमर्ज हुए जो कि यूएसए की पावर को क्या कर रहे थे? लिमिट कर सकते थे। ठीक है, पहला कौन सा था? यूरोपियन यूनियन। सेकंड कौन था? आसियान। थर्ड कौन था? चाइना। ठीक है, ये तीन ग्रुप थे
ये ग्रुप ऑफ कंट्री, ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ कंट्री, ये तो कंट्री है, हमारा नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। ये तीनों ही क्या कर रहे थे, यूएसए की पावर को क्या कर रहे थे, चैलेंज कर रहे थे, उस पर लिमिट लगा रहे थे। चलो आओ देखते हैं वन बाय वन करके, है ना, कि क्या कैसे हो रहा था। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। यूरोपियन यूनियन क्या था बेसिकली, देखो, ग्रुप ऑफ यूरोपियन कंट्री, क्या था ये, ग्रुप ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, एक ऐसा ग्रुप था जिसमें जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे वो सभी शामिल थे, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री में जाते हैं इसके, ठीक है। हिस्ट्री देखो क्या है, अगर हम देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। फर्स्ट डब्ल्यू डब्ल्यू का मतलब हो गया वर्ल्ड वॉर, ठीक है। अब ये कब से कब तक लड़ा गया, 1914 से 1918 तक। ये कब तक लड़ा गया, 1939 से 1945 तक, ठीक है। अब इन दोनों टाइम पीरियड की बात करें, ठीक है, ये दोनों जो वर्ल्ड वॉर लड़े गए थे, तो जितनी भी यूरोपियन कंट्री थी, ठीक है, जितनी भी यूरोपियन कंट्री थी, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर ले, चाहे सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात कर ले, ये हमेशा क्या करते थे, आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। देखो, अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो आपको याद होगा, जो ऑस्ट्रिया हंगरी थी, वहां पे जो है एक जो है किंग थे, वहां पे घूमने गए, आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, ठीक है। जब वो ऑस्ट्रिया की राजधानी कैपिटल में घूम रहे थे हर्जेगोविना में, तो वहां पे उनके ऊपर अटैक हो जाता है, जिसमें राजा रानी की डेथ हो जाती है, ठीक है। इसका ब्लेम जो सर्ब्स पे लगा के ऑस्ट्रिया ने क्या कर दिया, अटैक स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और चूंकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में जो है सीक्रेट मीटिंग या सीक्रेट जो है समझौता हुआ था कि भाई अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो आप हमारा साथ देंगे, तो इस वजह से जर्मनी भी शामिल हो गया। तो धीरे धीरे करते करते फिर ब्रिटेन, फिर वर्ल्ड की अदर कंट्रीज भी इसमें क्या हो गई, इन्वॉल्व हो गई, ठीक है। तो ये आपस में क्या करते थे, लड़ते रहते थे। देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, जब नाजी फोर्सेस ने पोलैंड के ऊपर अटैक किया, तो पोलैंड का जो है ब्रिटेन के साथ एक एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट के तहत अगर कोई भी देश दूसरे देश पर अटैक करता है तो जो अगला देश है वो उसका साथ देगा, ठीक है। तो जैसे ही पोलैंड पे अटैक होता है नाजी फोर्सेस का, तो ब्रिटेन को भी उसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होना पड़ता है। इस प्रकार से धीरे धीरे क्या हो गया, ये एक वर्ल्ड वॉर का रूप ले लिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रूप ले लिया। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि फॉट विद ईच अदर, एक दूसरे से क्या करते थे, ये लड़ते रहते थे, ठीक है। लेकिन जब 1945 1945 का जब एरा आया, जब एंड ऑफ कोल्ड वॉर हुआ, इसी समय क्या हुआ, एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सॉरी, एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दूसरा पॉइंट क्या था, बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है। इसी समय क्या है, इस यूरोपियन यूनियन के, जैसे ही ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, तो इनके सामने क्या निकल के आता है, दो ऑप्शन निकल के आते हैं, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन निकल के आते हैं, देखो, अलाउ टू रिवर्ट और रिवर्ट टू इट्स ओल्ड राइवलरी, ठीक है। पहला फर्स्ट पॉइंट क्या निकला, अलाउ टू इट्स अलाउ टू रिवर्ट इट्स इट्स ओल्ड राइवलरी, ठीक है। क्या हुआ 1945 में, जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है। तो दुनिया के सामने या यूरोपियन यूनियन के सामने जो है दो ऑप्शन प्रेजेंट होते हैं। एक तो वो कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन दोनों, इन सभी कंट्रीज के बीच में आपस में क्या थी, राइवलरी थी, दुश्मनी थी, उसको आगे बढ़ाएं, या फिर ये क्या करें, रिकंस्ट्रक्टेड ऑन प्रिंसिपल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ये फर्स्ट ऑप्शन था। सेकेंड ऑप्शन क्या था,
reconstruction on principal इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, या तो ये क्या करें, अपने प्रिंसिपल और इंस्टीट्यूशंस को क्या करें, रिकंस्ट्रक्ट करें। ठीक है, किस मैनर में? कंसेप्शन ऑफ इंटरनेशनल इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, रीफ्रेम। ठीक है, या तो ये क्या करें, अपने इंटरनेशनल रिलेशन को क्या करें, रीफ्रेम करें। ठीक है, देखो, जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है और यहीं से क्या शुरू होता है, कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग होती है। ऐसे ही टाइम पे यूरोपियन यूनियन के सामने दो ऑप्शन प्रेजेंट होते हैं, या तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनके बीच में जो राइवलरीज थी उसी को आगे बढ़ाते, कैरी फॉरवर्ड करते, या फिर दूसरा क्या ऑप्शन था कि ये क्या करते, रिकंस्ट्रक्शंस करते, जो अपना इनके जो प्रिंसिपल्स है जिसपे कंट्री रन कर रही थी उसमें कुछ सुधार करते, इनके जो इंस्टीट्यूशंस थे उसमें रिफॉर्म्स लाते। ठीक है, और ये दोनों ही किस मैनर में होता, पॉजिटिव कंसेप्शन और इंटरनेशनल रिलेशन रीफ्रेम। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को देखते हुए अपने जो अंतरराष्ट्रीय रिलेशन है उसे क्या करना था, रीफ्रेम करना था। ठीक है, तो ये पॉइंट था। अब आगे देखते हैं, देखो फिर क्या होता है 1945 में। confronted European countries ruined economy plus स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैंने कहा ना कि 1945 में क्या था, यूरोपियन यूनियन के सामने दो ऑप्शन थे, तो उसमें से उन्होंने जो है जो सेकंड ऑप्शन को चुना। इन्होंने सबने मिलकर क्या किया, इस बात को एक्सेप्ट किया कि जो इनकी इकोनॉमी है और जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें ये क्या करेंगे, बदलाव करेंगे। यहीं से अब क्या हो गया, बदलावों की एक सीरीज शुरू होती है। ठीक है ना, चलो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या था इसमें, यूरोपियन इंटीग्रेटेड एडेड बाई इंटीग्रेटेड एड बाई कोल्ड वॉर 1945। ठीक है, अब आपको याद होगा, देखो यूरोपियन यूनियन के इंटीग्रेशन के लिए, अच्छा थोड़ा सा लिख देता हूँ और फिर बताता हूँ। ठीक है, मैसिव एड प्रोवाइडेड बाय यूएसए अंडर दी मार्शल प्लान। ठीक है, अब क्या हो गया, बहुत बड़ा एड मतलब होता है क्या, सहायता देना। अमेरिका ने क्या किया, इनको बहुत अधिक मात्रा में क्या किया, एड प्रोवाइड किया। ठीक है, किस प्लान के थ्रू, मार्शल प्लान के अंदर। ठीक है, अब आपको याद होगा, अगर आपने कोल्ड वॉर चैप्टर कहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आपको याद होगा कि अमेरिका जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो अमेरिका ने क्या कहा था, कहा था जो भी कंट्री यूएसएसआर के अगेंस्ट जाएगी, ठीक है, या यूएसएसआर के अगेंस्ट हमारे फेवर में होगी, ठीक है, कम्युनिस्ट सिस्टम के अगेंस्ट होगी, उस कंट्री को जितना भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में नुकसान हुआ है उसे रिकंस्ट्रक्शन के लिए मार्शल प्लान के तहत उसे हम क्या करेंगे, एड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो वही सेम चीज है, यूरोपियन यूनियन क्या थी, यूएसएसआर के अगेंस्ट थी, तो जब यूएसएसआर के अगेंस्ट थी तो अमेरिका ने क्या किया, इनको बहुत अधिक मात्रा में क्या किया, एड प्रोवाइड किया। किस प्लान के अंडर, जो है
मार्शल प्लान के अंडर। ठीक है, अगला देखो क्या है, कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर। कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर। ठीक है, कलेक्टिव स्ट्रक्चर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो गया, देखो 1949 में यूएसए ने क्या बनाया, यूएसए स्टेब्लिश्ड। ठीक है, ये स्टेब्लिश है, established an military organization in 1949, that is नाटो। ठीक है, अब अमेरिका ने क्या किया, कलेक्टिव सिक्योरिटी के अंडर, मतलब कि जितना भी अमेरिका के साथ साथ जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी, ठीक है, उन सबके सिक्योरिटी के लिए अमेरिका ने क्या किया, एक ग्रुप, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जिसे नाटो बोला गया। कहने का मतलब ये था कि जो, देखो यहां पर एक समझना चीज, ठीक है, जो भी कंट्री, ठीक है, ठीक है, समझना, जो भी कंट्री किसके अगेंस्ट है, यूएसएसआर के अगेंस्ट है, किसके अगेंस्ट है, कम्युनिस्ट सिस्टम के है, इसके अगेंस्ट है, वो क्या हो गया, वो हो गया, वो फ्रेंड हो गया किसका, यूएसए का। ठीक है, जब यूएसए का फ्रेंड हो गया तो जाहिर सी बात है कि अगर कभी यूएसएसआर अगर मान लो इन फ्यूचर कभी अटैक करता तो वो इनके ऊपर भी कर सकता था, यूएसए के फ्रेंड के ऊपर भी। तो यूएसए ने क्या कहा, कहा कि भाई हम लोग क्या करते हैं, एक मिलकर, क्योंकि देखो खतरा हमें कहाँ है, यूएसएसआर से है, ठीक है, उसके अलाइज से है, तो हम लोग भी क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, और जब भी किसी एक देश के ऊपर अटैक होगा तो बाकी सारे देश मिलकर उस कंट्री के ऊपर अटैक कर देंगे। इस पर्पज से जो है उसने क्या किया, नाटो का फॉर्मेशन कर दिया, और ये पता आपको आज भी बना हुआ है। आपको याद होगा अभी रसिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है ना। ठीक है, अभी देखो क्या हो रहा है, रसिया और यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है ना, अभी आपने देखा है ना। इस वॉर का रीजन कहीं ना कहीं क्या है, नाटो भी है। अब ये नाटो जो है क्या करता है, इसको खूब वेपन सप्लाई करता है, किसको, इस कंट्री को। ठीक है, जिसकी वजह से ये लगभग दो साल से क्या है, रशिया के साथ लड़ाई लड़ पा रहा है, युद्ध लड़ पा रहा है। ठीक है, तो ये था। ठीक है, दो पॉइंट निकल के आए, देखो तीन पॉइंट बेसिकली, इसको फर्स्ट कर लो। ठीक है, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। ठीक है, 1945 में इनके सामने दो ऑप्शन थे, जिसमें से उन्होंने क्या चुना, कन्फ्रंटेड यूरोपियन कंट्रीज रियून्ड इट्स इकोनॉमी एंड स्ट्रक्चर, अपनी इकोनॉमी और स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, बदलाव करेंगे। ठीक है, यहीं से एक सीरीज शुरू होती है, यूरोपियन इंटीग्रेटेड एड बाई कोल्ड वार 1945। कोल्ड वार के दौरान ही क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज को बहुत बड़ा एड मिला, किसके द्वारा, मैसिव एड प्रोवाइडेड बाय यूएसए, बहुत बड़ा जो है सपोर्ट किया, फाइनेंशियल सपोर्ट किया यूएसए ने इन यूरोपियन कंट्रीज का, अंडर द मार्शल प्लान के तहत। ठीक है, सेकेंड क्या था, कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर, यूएसए ने क्या किया, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेब्लिश किया, कब, 1949 में, जिसका नाम क्या था, नाटो। इस नाटो में जो है कलेक्टिव रूप से ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था सभी यूरोपियन कंट्रीज को और साथ ही साथ अमेरिका को भी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं ओ ई ई सी। ठीक है, अब इसे बनाया गया
1957 में, सॉरी 1948 में, ठीक है। इसको कब बनाया गया? 1948 में बनाया गया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। आर्थिक जो है समन्वय के लिए जो है OEEC, इसी की फुल फॉर्म में बनाया गया, जो कि 1948 में बना। अब इसका पर्पज क्या था? पर्पज इसका था, एम क्या था इसका, देखो दो एम थे। पहला क्या था? ट्रेड, ठीक है। फर्स्ट पर्पज क्या था? ट्रेड। और दूसरा पर्पज क्या था? ये इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। दूसरी कंट्री को अगर मान लो कोई ज्यादा पावरफुल है इकोनॉमिकली, तो वो दूसरे की क्या करता था? सपोर्ट करता था, है ना। दूसरा पॉइंट क्या था? इकोनॉमी, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, शॉर्ट फॉर्म है OEEC। इसे बनाया गया था 1948 में, ठीक है। इसका दो ही एम था, एक था ट्रेड और दूसरा क्या था? इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना, ठीक है। देखो फिफ्थ पॉइंट क्या होता है, एक यूरोपियन काउंसिल बनाई गई, ठीक है। कब? 1949 में, जो कि जिसका जिसका एम क्या था, जिसका गोल क्या था? इस यूरोपियन काउंसिल का जो गोल था वो क्या था? सभी यूरोपियन कंट्रीज के बीच में क्या करना? पॉलिटिकल कोऑपरेशन करना, ठीक है, राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित करना, ठीक है। सिक्स पॉइंट देखो क्या है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी स्टेब्लिश इन 1957। कब बनाया गया इसे? 1957 में बनाया गया, ठीक है। अब इसका एम क्या था? इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इंटीग्रेशन, ठीक है। आर्थिक जो है सहयोग प्रोवाइड करना और आर्थिक जो है इंटीग्रेशन को जो है प्रमोट करना, ठीक है। इसका ये एम था। सेवंथ पॉइंट देखो क्या है, एक यूरोपियन पार्लियामेंट बनाई गई, ठीक है, जो क्या करता था? इसको एक पॉलिटिकल डायमेंशन प्रोवाइड करता था, ठीक है। क्या करता था? इसको एक पॉलिटिकल डायमेंशन प्रोवाइड करता था। फाइनली क्या हुआ? 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है, इसके जस्ट एक साल बाद, ठीक है। अब एक साल बाद क्या, कुछ ही महीनों बाद समझ लो, ठीक है। 1992 में क्या होता है? यूरोपियन यूनियन स्टेब्लिश की जाती है। जब यूरोपियन यूनियन स्टेब्लिश की जाती है तो इसके क्या थे? कुछ एक फीचर थे जो कॉमन थे इनके, ठीक है। सभी कंट्री जिसके ऊपर क्या थे? सहमत थे। सभी कंट्री क्या करते थे? एग्री करते थे, ठीक है। जैसे क्या था? फाउंडिंग डेट को लेकर जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी वो सभी क्या, अच्छा देखो एक चीज और यहाँ पे ऐड कर लो। जब 1991 में, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक पार्लियामेंट बन गया, सब कुछ हो गया। जब 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है तो आपको पता होगा कि जो ईस्टर्न यूरोप था, जो ईस्टर्न यूरोप था वो किसके प्रभाव में था? किसके अंडर था? वो इसके अंडर में था, यूएसएसआर के अंडर में था। लेकिन जब यूएसएसआर ही नहीं रहा तो ये भी क्या हो गई? यहाँ पे जितनी भी कंट्री थी वो भी क्या हो गई? इंडिपेंडेंट हो गई, ठीक है। इंडिपेंडेंट हो गई ये भी, ठीक है। जब ये इंडिपेंडेंट होती हैं तो ये भी क्या होती है? इसी ईयू का आके मेंबर बन जाती हैं। हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था इसके बारे में, है ना। जो टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट वाला जो पॉइंट था उसके अंदर भी डिस्कस किया था, है ना। और साथ ही साथ हम लोगों ने शॉक थेरेपी वाले पॉइंट पे भी डिस्कस किया था इसके बारे में। हाँ, तो देखो क्या हुआ, जब ये डिसइंटीग्रेट होता है तो जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी ना, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, वो भी क्या हो गई? इसी का एक पार्ट बन गई, ठीक है। तो ये जो फाउंडिंग डेट थी यूरोपियन यूनियन की, ठीक है, वो भी क्या थी? इसके ऊपर सभी यूरोपियन कंट्री क्या थी? एग्री करते थे, ठीक है। सेम मतलब फाउंडिंग डेट थी। अब उसके बाद यूरोपियन यूनियन का अपना एक फ्लैग होगा, अपना एक एंथम होगा, ठीक है। उसका अपना एक झंडा है, अपना एक गीत है उसका। कॉमन फॉरेन पॉलिसी, पूरे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज की क्या है? एक कॉमन फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है। इनकी कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसी है ना। सभी एक दूसरे से क्या करते हैं? मतलब एक सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर सभी क्या है? सहमत है। ये कॉपरेशन करेंगे किस पर? जस्टिस पे और होम अफेयर से, है ना। होम अफेयर का क्या मतलब हो गया? घरेलू मामले, ठीक है। मान लो कि जैसे मान लो ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन नहीं, यूके मान लो, यूनाइटेड किंगडम में जैसे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम चल रही है ना। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ की है? यूके की है, ठीक है। अदर कंट्री से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जितनी भी यूरोपियन कंट्री हैं, इस यूके में जो भी कुछ गड़बड़ चल रहा है उसको सही करने में क्या करेंगे? सहयोग प्रदान करेंगे। अब पूरे यूरोपियन यूनियन की क्या है? सिंगल करेंसी है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? यूरो के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही यही तक, ठीक है। अगर आपको हमारा लेक्चर समझ में आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।